नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है। आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। यह कहानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के मैरीलैंड राज्य से शुरू होती है। इसी मैरीलैंड में एक जगह है हैनोवर। यहाँ एक डोनट स्टोर है जिसका नाम है डंकिन डोनट स्टोर। तारीख थी 12 अप्रैल 2015 की। रात के करीब 8:45 थे। इसी डंकिन स्टोर में एक कस्टमर आता है। वह एक रेगुलर कस्टमर था और उसका इस स्टोर पर आना जाना लगा ही रहता था। वैसे यह डंकिन डोनट स्टोर चौबीसों घंटे किसी भी दिन खुला रहता था, यानी कोई भी किसी भी समय यहाँ से डोनट्स खरीद सकता था। तो 12 अप्रैल 2015 को एक कस्टमर इस डोनट स्टोर पर आता है। स्टोर के सामने ही काउंटर बनाया गया था ताकि कस्टमर काउंटर से ऑर्डर कर सके। इस समय स्टोर में नाइट शिफ्ट का स्टाफ ड्यूटी पर था और मालिक अपने घर गए हुए थे। कस्टमर डोनट्स के लिए चिल्ला रहा था, काउंटर पर हाथ थपथपा रहा था, इधर उधर देख रहा था, लेकिन न तो कोई जवाब दे रहा था और न ही कोई दिखाई दे रहा था। वो करीब 15 मिनट तक ऐसा करता रहा, लेकिन स्टोर का कोई स्टाफ उसके पास नहीं आया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, क्योंकि काउंटर पर हर वक्त कोई ना कोई स्टाफ जरूर रहता था, लेकिन उस दिन वहाँ पूरे स्टोर में कोई नहीं था। इतना आवाज़ लगाने पर भी जब कोई स्टाफ नहीं आया, तो अब कस्टमर यह सोचकर बाहर आ गया कि शायद स्टाफ किसी काम से कहीं गया है और शायद थोड़ी देर में आ जाएगा। इसी बीच कस्टमर ने एक पुलिसकर्मी को बाहर घूमते देखा। देखते ही कस्टमर पुलिसकर्मी के पास जाता है और उनसे कहता है कि वो डोनट्स के लिए इस स्टोर पर आया था, लेकिन पिछले 15 मिनट से स्टोर में कोई नहीं है। सब कुछ खुला है और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आपको जाकर देखना चाहिए। ऐसी बातें सुनकर पुलिस कस्टमर को लेकर डोनट स्टोर पर आते हैं। कस्टमर उसी काउंटर के पास ही रुकता है, लेकिन पुलिसकर्मी स्टोर के अंदर जाकर देखते हैं कि कोई वहां है या नहीं। जैसे ही पुलिसकर्मी स्टोर के स्टोर रूम में कदम रखते हैं, सामने का नज़ारा देखकर उनकी हालत खराब हो जाती है। वो तत्काल वॉकी टॉकी की मदद से थाने में सूचना देते हैं। सूचना मिलते ही पुलिस की एक टीम डंकिन डोनट स्टोर में पहुंचती है। पहुंचने के बाद उनके भी पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उनके सामने खून से लथपथ शव पड़ा था। हर जगह घाव, पिटाई और चाकुओं के निशान थे। इसके बाद एम्बुलेंस को बुलाया जाता है और शव को अस्पताल भेजा जाता है। इधर अब पुलिस इस डोनट स्टोर के मालिक के बारे में पता लगाने में जुट जाती है। थोड़ी सी खोजबीन के बाद उन्हें पता चलता है कि इस स्टोर की ओनर एक महिला है। अब जैसे ही उन्हें ओनर के बारे में पता चलता है, उन्हें मौके पर बुलाया जाता है और उनसे पूछताछ की जाती है। वो बताती है कि उस समय स्टोर में ड्यूटी पर दो लोग थे। उनका नाम है भद्रेश कुमार चेतन भाई पटेल और उनकी पत्नी पलक पटेल। इस स्टोर में कुछ कैमरे भी लगे थे, इसलिए पुलिस सबसे पहले उस कैमरे के फुटेज को चेक करती है। वो देखते हैं कि कमरे में लगभग 9:30 बजे एक आदमी और एक औरत एक साथ किचन से होते हुए स्टोर रूम की ओर जा रहे हैं, और 1 या 1.5 मिनट के बाद ही वह आदमी स्टोर रूम से बाहर आता है, माइक्रोवेव ओवन बंद करता है और चला जाता है। उस कमरे में सिर्फ यही घटना कैद हो पाई थी। स्टोर की मालकिन दोनों को पहचानती थी। उनका कहना था कि ये पति पत्नी भद्रेश कुमार और पलक पटेल है। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा ये सवाल था कि ये दोनों कौन है, कहाँ से आए और इनका बैकग्राउंड क्या है। इन चीज़ों के बारे में पुलिस जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। थोड़ी खोजबीन के बाद पुलिस को इन दोनों के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है। दरअसल भद्रेश कुमार का जन्म 1990 में गुजरात के विरमगाम नामक स्थान पर हुआ था। उसने अपनी सारी पढ़ाई गुजरात से ही पूरी की। भद्रेश वहीं गुजरात में ही पासपोर्ट ऑफिस में काम करता था। सब कुछ ठीक चल रहा था। उसकी उम्र 24 साल थी और वो शादी के लायक हो गया था। चूंकि भद्रेश की शादी की उम्र हो चुकी थी, इसलिए घर वालों ने अपने रिश्तेदारों और परिचितों से कह रखा था कि वे किसी अच्छी लड़की की तलाश शुरू कर दे। इधर पलक पटेल की बात करें तो उसका जन्म 1993 में हुआ था। वह भी गुजरात से ही थी। उसने पहले बीकॉम किया, फिर एमकॉम में एडमिशन लिया। पढ़ाई पूरी करने के बाद वह छोटे बच्चों को पढ़ाती थी। बच्चों को भी उनकी पढ़ाई बहुत पसंद आती थी। पलक को भी बच्चों को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता था। धीरे धीरे जब वो शादी की उम्र में पहुंची, तो माता पिता ने लड़के की तलाश शुरू कर दी। कुछ महीनों के बाद भद्रेश कुमार चेतन भाई पटेल की प्रोफाइल पलक के परिवार वालों को दिखी। उनको लड़का ठीक लग रहा था। वह शिक्षित था, उसने एमकॉम किया था और उसके पास एक अच्छी नौकरी भी थी। प्रोफाइल देखने के बाद पलक के परिवार के लोगों को लगा कि उन्हें एक बार इस लड़के से मिलना चाहिए। इसके बाद अगस्त 2013 में भद्रेश कुमार और पलक के परिवार वालों की मुलाकात होती है। दोनों लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, फिर उनकी शादी तय हो जाती है। इसके बाद नवंबर 2013 में दोनों की बड़ी धूमधाम से शादी होती है। परिवार वाले भी बहुत खुश थे। शादी के बाद लड़की अपने ससुराल चली गई। वैसे ही भद्रेश कुमार के ज्यादातर रिश्तेदार विदेश में रहते थे।
कुछ लोग वहाँ नौकरी करते थे तो कुछ लोग बिजनेस करते थे। उनकी माँ भी उनके एक रिश्तेदार के घर पर रहती थी। भद्रेश कुमार भी विदेश जाकर नौकरी करना चाहता था। इधर शादी को अभी 8-10 महीने ही हुए थे कि भद्रेश कुमार ने पलक से कहा कि शादी को इतने दिन हो गए हैं, हम दोनों को कहीं हनीमून के लिए जाना चाहिए। यह सुनकर पलक बहुत खुश हो गई। इसके बाद भद्रेश अपने और पलक के लिए पासपोर्ट बनवाता है, टूरिस्ट वीज़ा की व्यवस्था करता है। उनका वीज़ा सिर्फ 6 महीने के लिए वैलिड था। पासपोर्ट और वीज़ा की व्यवस्था होने के बाद दोनों पति पत्नी सितंबर 2014 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चले गए। भद्रेश कुमार की मां न्यू जर्सी में अपने रिश्तेदार के घर पर रहती थी, इसलिए सबसे पहले दोनों अपनी मां से मिलने न्यू जर्सी जाते हैं। उसके बाद वे अपने कुछ अन्य रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं जो वहीं रहते थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। दोनों एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे थे। पलक सोचती थी कि कुछ दिन ऐसे ही घूमने के बाद वो अपने देश भारत वापस लौट आएंगे, लेकिन भद्रेश कुमार तो कुछ और ही सोच कर आया था। इस आदमी ने तय कर लिया था कि वह अपने एक रिश्तेदार के यहाँ रहेगा। भद्रेश की एक चचेरी बहन मैरीलैंड में रहती थी और उसकी एक डोनट की दुकान थी। भद्रेश और पलक अपनी चचेरी बहन से मिलने यहाँ आते हैं। इसके बाद भद्रेश ने सोचा कि वह उसी डोनट स्टोर में काम करेगा। उसने पलक को भी स्टोर में काम करने के लिए मजबूर किया, लेकिन उसने इनकार कर दिया। लेकिन पति ने पार्ट टाइम नौकरी का बहाना बनाकर किसी तरह पलक को काम करने के लिए मना लिया। पहले यह स्टोर 24 घंटे खुला रहता था। नाइट शिफ्ट के लिए स्टाफ की जरूरत थी, इसलिए पलक और भद्रेश ने नाइट शिफ्ट में काम करना शुरू कर दिया। थोड़ी ही दूरी पर डोनट स्टोर के मालिक का अपार्टमेंट था। दोनों पति पत्नी इसी फ्लैट में रहने लगे। अब चूंकि ये दोनों नाइट शिफ्ट में काम करते थे, इसलिए वे सारी रात दुकान में काम करते थे और सारा दिन सोते थे। इनके रहने का पूरा तरीका बदल गया था। थकान और नींद की वजह से पलक को एक वक्त का खाना भी छोड़ना पड़ गया था। अब दोनों की जिंदगी एक जैसी ही हो गई थी। भद्रेश तो यहाँ मजे से काम करता था, लेकिन पलक का वीज़ा कुछ ही दिनों में खत्म होने वाला था। पार्ट टाइम नौकरी के नाम पर भद्रेश पलक से काम कराता था, और जब पलक काम करने से इनकार करती थी तो भद्रेश उसकी एक नहीं सुनता था। इन सब के चलते पति पत्नी के बीच झगड़े होने लगे। पलक कहती थी कि वह भारत वापस जाना चाहती है, और भद्रेश कहता था कि उन्हें अब यहीं रहकर काम करना है और यहीं उनका घर है। एक बार तो इन दोनों के बीच लड़ाई ने ऐसा रूप ले लिया था कि पड़ोस के अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों ने सिक्योरिटी को बुला लिया था। किसी तरह मामला शांत हुआ था। समय ऐसे ही धीरे धीरे बीत रहा था। वीज़ा का समय भी खत्म हो रहा था। भद्रेश पैसों के लिए खुशी खुशी दुकान में काम करता था, लेकिन वह अपनी पत्नी पलक को काम करने के लिए मजबूर कर रहा था, क्योंकि भद्रेश उसका वेतन अपने पास ही रख लेता था। पलक मजबूर थी। वह अपने पति के डर के कारण कुछ भी नहीं कह पा रही थी। पलक की मां ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि भद्रेश के परिवार वाले उनकी बेटी को जबरदस्ती रोकते थे। कभी कभी भद्रेश पलक की पिटाई भी कर देता था। वैसे पलक अपने परिवार के सदस्यों से फोन पर बात करती थी और यह सामान्य बात थी, लेकिन जब बात हद से आगे बढ़ गई तो एक दिन पलक ने अपने परिवार को फ़ोन किया और उन्हें सच बताया कि वह भारत आना चाहती है और अपने घर पर रहना चाहती है। इसके साथ ही उसने ये भी बताया कि भद्रेश अब भारत नहीं जाना चाहता, वो यही काम करना चाहता है और वह उसे भी नौकरी करने को मजबूर करता है। पलक ने अपने परिवार को भी उन दोनों के बीच चल रहे झगड़े के बारे में बताया। अपनी बेटी की हालत के बारे में सुनकर माता पिता बहुत दुखी हुए और 27 मार्च 2015 को वे अपनी बेटी पलक से मिलने के लिए हैनोवर मैरीलैंड जा पहुंचे। यहाँ की स्थिति देखकर माता पिता बहुत सदमे में थे, क्योंकि बेटी और दामाद पूरी रात डोनट शॉप में नाइट ड्यूटी करते थे और पूरा दिन सोते थे। खाने पीने का कोई निश्चित समय नहीं था। कभी कभी बेटी एक वक्त का खाना भी मिस कर देती थी। कभी कभी वह बाहर का खाना खाकर अपना पेट भर लेती थी, जो कि सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। पलक के माता पिता ने भी भद्रेश को बहुत समझाया, लेकिन वो कुछ भी समझने को तैयार नहीं था। माता पिता अपनी बेटी को अपने साथ ले जाने के लिए ही अमेरिका आए थे, लेकिन पलक ने कहा कि वह किसी तरह अपनी पति को मना लेगी और उनके साथ आएगी। अब ये तो पता नहीं कि पलक को खुद पर भरोसा था या पति का डर, लेकिन पलक ने अपने माता पिता के साथ भारत आने से इनकार कर दिया। 27 मार्च को माता पिता अपनी बेटी के लिए अमेरिका आए और 7 अप्रैल को उन्हें अपनी बेटी को साथ लिए बिना ही भारत लौटना पड़ा। इधर पलक को अपनी दिनचर्या में वापस आना पड़ा। अब ऐसे ही 2-4 दिन बीत गए और 12 अप्रैल 2015 का दिन शुरू हो गया। इस दिन भी इन दोनों की नाइट शिफ्ट होती है। रात करीब 9 बजे भद्रेश और पलक अपने अपार्टमेंट से डंकिन डोनट स्टोर पर आते हैं। वे यहाँ के स्टाफ रूम में स्टोर की यूनिफॉर्म पहनते हैं। इसके बाद करीब 9:15 बजे पलक की माँ अपनी बेटी का हालचाल पूछने के लिए फ़ोन करती है। इस समय भारत में तारीख 13 अप्रैल थी और सुबह के 6:45 बजे थे। बातें करते करते कुछ मिनट यूं ही बीत जाते हैं। पलक फिर से भारत आने की बात करने लगती है। अब 9:30 बज चुके थे।
इसी बीच भाई माँ के हाथ से फ़ोन छीनकर बहन पलक से कहता है कि चिंता मत करो, मैंने 17 अप्रैल के लिए हवाई जहाज़ का टिकट बुक कर दिया है। 5 दिन बाद का टिकट है, तुम घर आ जाना। यह सुनकर बहन पलक थोड़ी हैरान हो गई, लेकिन पलक के पति भद्रेश भी वहां मौजूद थे। उन्होंने पलक से पूछा कि क्या बात है, तो पलक ने बताया कि भाई ने उनका टिकट बुक कर दिया है। ये सुनते ही भद्रेश ने पलक का फ़ोन छीन लिया और भाई से गुस्से में ऊंची आवाज़ में कहा कि वह खुद अपने पैसे से टिकट बुक करेगा और पलक को एयरपोर्ट ले जाकर छोड़ देगा। जैसा कि आप सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं, भद्रेश पलक का फ़ोन हाथ में लेकर किचन में आता है और बात करते हुए रैक के पीछे वाले कमरे की ओर चला जाता है। पलक भी थोड़ी चिंतित होकर उसके पीछे पीछे चली जाती है। इसी स्थान पर भद्रेश गुस्से में पलक को पीटता है। रसोई का चाकू वहीं रखा हुआ था। भद्रेश चाकू उठाता है और पलक को मौत के घाट उतार देता है। 1 से 1.5 मिनट में सब कुछ हो गया। इसके बाद भद्रेश स्टोर रूम से बाहर आता है, माइक्रोवेव ओवन बंद करता है और स्टोर से चला जाता है। इसके बाद वह अपने अपार्टमेंट में जाता है जहां वो और पलक रहते थे। वहां से वो अपना पासपोर्ट और कुछ जरूरी सामान लेता है, फिर टैक्सी से कहीं चला जाता है। वहीं इसके बाद करीब 9:45 बजे एक कस्टमर इस डोनट स्टोर पर आता है। आगे क्या हुआ ये तो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था। पुलिस स्टोर पर आती है, पलक को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन तब तक पलक की मौत हो चुकी थी। यहाँ पुलिस ने हत्या स्थल की जांच की और स्टाफ रूम को भी देखा। पुलिस को पलक का फ़ोन मिला, उसमें पलक और भद्रेश के पासपोर्ट की फोटोकॉपी भी थी। उस अपार्टमेंट का पता भी मिला जिसमें दोनों रहते थे। अपार्टमेंट ज़्यादा दूर नहीं था, आने जाने में सिर्फ 2-3 मिनट ही लगते थे। इसके बाद पुलिस की एक टीम सीसीटीवी खंगालती है और दूसरी टीम इन दोनों के अपार्टमेंट की तरफ जाती है। पुलिस को अपार्टमेंट में भद्रेश के खून से सने कपड़े और जूते मिलते हैं। इसका मतलब है कि भद्रेश हत्या के बाद अपार्टमेंट आया होगा और कपड़े बदलकर भाग गया होगा। ये सब पता करते करते कई घंटे बीत गए और अगले दिन की सुबह हो गई। भद्रेश को भागने के लिए पर्याप्त समय मिल गया था और उसने इसका उपयोग भी किया। इसके बाद पुलिस ने भद्रेश कुमार के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया और भद्रेश की सूचना विभिन्न स्थानों के पुलिस स्टेशनों में पहुंचाई गई। इसके साथ ही भद्रेश की तस्वीर स्थानीय न्यूज़ चैनलों में भी भेजी गई ताकि जब लोग इस आदमी को देखें तो वे पुलिस को तुरंत सूचित करें। इतना सब करने के बाद भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। पुलिस उस टैक्सी की भी तलाश करती है जिसमें भद्रेश भागा था। खोजते खोजते इधर उधर पूछते पूछते 17 अप्रैल तक आखिरकार उन्हें वो टैक्सी और टैक्सी ड्राइवर मिल जाते हैं। इसके बाद उस टैक्सी ड्राइवर को भद्रेश की फोटो दिखाई गई। इस फोटो को देखने के बाद उसने कुछ देर सोचा और भद्रेश कुमार को पहचान लिया। टैक्सी ड्राइवर ने अपने बयान में बताया कि 12 अप्रैल की रात 10 बजे उन्होंने इस शख्स को टैक्सी में बिठाया था। भद्रेश कुमार लगभग 5 घंटे का सफर तय करके उसी टैक्सी से न्यू जर्सी के एक होटल तक पहुंच गया। उसका किराया $450 यानी करीब 35,000 रुपये बना। भद्रेश ने टैक्सी ड्राइवर को $450 नगद दिए और होटल चला गया। इस समय रात के 3 बजे थे। टैक्सी वाले ने यह भी बताया कि पूरी यात्रा के दौरान भद्रेश एकदम शांत था। उसका चेहरा देखकर कोई नहीं बता सकता था कि उसने अभी अभी एक कत्ल किया है। टैक्सी ड्राइवर के मुताबिक पुलिस न्यू जर्सी के होटल पहुंचती है। वहां पहुंचने के बाद तय समय का सीसीटीवी फुटेज देखा जाता है और होटल में पूछताछ की जाती है। पूछताछ में पता चलता है कि भद्रेश कुमार ने 13 अप्रैल को सुबह 3 बजे इस होटल में एक कमरा बुक किया था और नगद भुगतान किया था। इसके बाद वो सुबह 10 बजे तक होटल से चेकआउट करता है और होटल के हवाई अड्डे के शटल से निकल जाता है। एयरपोर्ट शटल एक प्रकार की बस है। बड़े होटल व्यवसायी यह सेवा प्रदान करते हैं। वे होटल में ठहरने वाले लोगों को होटल से एयरपोर्ट या एयरपोर्ट से होटल तक ले जाने का काम करते हैं। इसी बस में बैठकर भद्रेश होटल से पेंसिल्वेनिया स्टेशन पहुंच जाता है। यह एक ऐसा स्टेशन है जहां से अमेरिका के हर शहर के लिए बसें और ट्रेनें चलती है। पुलिस वालों को यह उम्मीद थी कि भद्रेश कुमार यहां आया होगा, किसी जगह का टिकट लिया और चले गया होगा। 20 अप्रैल तक FBI ने मामले को अपने हाथों में ले लिया। उन्होंने सबसे पहले भद्रेश कुमार को नो फ्लाइट लिस्ट की श्रेणी में डाल दिया। इसका मतलब यह है कि भद्रेश कुमार न तो हवाई जहाज का टिकट खरीद सकता है, न ही बस या ट्रेन का टिकट खरीद सकता है और न ही किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यात्रा करने का टिकट खरीद सकता है। FBI ने उसका पासपोर्ट भी रोक दिया ताकि वह देश से भाग न सके, और जब वो अपना पासपोर्ट ठीक कराने के लिए किसी कार्यालय में आए तो उसे गिरफ्तार किया जा सके। न्यूयॉर्क के कोने कोने में भद्रेश कुमार के वांटेड पोस्टर लगाए गए, बड़े बड़े एडवर्टाइजिंग स्क्रीन पर भी दिखाया गया। साथ ही FBI ने भद्रेश कुमार के रिश्तेदारों के बारे में पता लगाना शुरू किया। उन्हें लगा कि हो सकता है कि वह उनके किसी घर में छिपा हो। भद्रेश के रिश्तेदार अमेरिका में न्यू जर्सी, केंटकी, इलिनॉइस, कनाडा, भारत के गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र और कई अन्य स्थानों पर रहते हैं। एक एक कर सभी रिश्तेदारों से पूछताछ की गई
और उन पर निगरानी रखी गई। कई महीनों तक ऑपरेशन चलता रहा, लेकिन भद्रेश कुमार के बारे में कुछ पता नहीं चला। तमाम कोशिश करने के बावजूद जब FBI के हाथ कुछ नहीं लगा, तो 2018 में FBI ने भद्रेश कुमार को मोस्ट वांटेड अपराधियों की सूची में शामिल कर लिया। इस पर $1 लाख यानी करीब 80 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया था। इंटरपोल ने भी इसे मोस्ट वांटेड क्रिमिनल में शामिल किया। जो कुछ भी संभव था किया गया, लेकिन भद्रेश कुमार का कोई पता नहीं चला। 8 साल बीत गए, लेकिन FBI के हाथ कुछ नहीं लगा और भद्रेश कुमार अभी भी फरार है। इस मामले को लेकर कई सवाल उठे, जैसे भद्रेश कुमार 12 अप्रैल 2015 से फरार है। अगर FBI ने 20 अप्रैल के बाद पासपोर्ट जब्त कर लिए थे, तो क्या भद्रेश कुमार इससे पहले देश छोड़कर चले गए थे? हमने शुरू में बताया था कि जब भद्रेश कुमार भारत में थे, तब वह पासपोर्ट कार्यालय में काम करते थे। क्या उन्होंने पहले से ही अपना नकली पासपोर्ट तैयार कर लिया था? क्या उसकी योजना पहले से ही अमेरिका में काम करने और पलक की हत्या करने की थी? टैक्सी ड्राइवर के मुताबिक जब उसने भद्रेश को लिफ्ट दी, तो वह बिल्कुल साफ सुथरा था, आराम से बात कर रहा था, उसके चेहरे पर कोई तनाव नहीं था। अगर उसने गुस्से में हत्या की थी, तो हत्या के बाद उसे तनाव होना चाहिए था, लेकिन भद्रेश कुमार को कोई तनाव नहीं था। यह हत्या गुस्से में हुई या प्री प्लान थी। पुलिस ने रिश्तेदारों के जरिए भद्रेश कुमार का नंबर भी ढूंढा, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। क्या उसके लापता होने के लिए कोई रिश्तेदार जिम्मेदार हो सकता है? इस कहानी में कई सवाल हैं, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी जांच एजेंसियों में से एक FBI भी किसी सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाई। और यह थी आज की पूरी कहानी। आशा करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले कहानी में। जय श्री राम।